8-12 सौंदर्य की नदी नर्मदा। मानव जीवन में जल का विशेष महत्व होता है। यही महत्व स्वार्थ को परमार्थ से जोड़ता है। प्रकृति और मानव का गहरा संबंध है। नर्मदा तटवासी इस नदी के करुणामय व वात्सल्य स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बड़ी श्रद्धा से पैदल चलते हुए इसकी परिक्रमा करते हैं। अमृतलाल बेगड़ ने अपनी पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा में नर्मदा परिक्रमा पथ सौंदर्य और संस्कृति पर अनूठे ढंग से प्रकाश डाला है। प्रस्तुत पाठ में बेगड़ जी की ओंकारेश्वर से खलघाट तक की यात्रा का वृतांत है। आइए पढ़ें। सुबह विष्णुपुरी घाट पर बैठा था। सुबह की गुनगुनी धूप बड़ी प्यारी लग रही थी। सामने ओंकारेश्वर पहाड़ी का तीर्थ स्थान, संकरी नर्मदा के दोनों ओर खड़ी चट्टानें कगारे हैं। नदी बहती हुई भी रुकी सी जान पड़ती है। सुदूर केरल से आकर बालक शंकर ने यहाँ गुरु गोविंद पाद के आश्रम में रहकर विद्याभ्यास किया था। वे हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ परिव्राजक हैं। भारत की भावनात्मक एकता के लिए उन्होंने जो किया वह अनुपम है। ऐसे आद्य शंकराचार्य की पावन स्मृति इस ओंकारेश्वर से जुड़ी हुई है। नर्मदा तट के छोटे से छोटे तृण और छोटे से छोटे कण न जाने कितने परिव्राजकों, ऋषि मुनियों और साधु संतों की पदधूलि से पावन हुए होंगे। यहाँ के वनों में अनगिनत ऋषियों के आश्रम रहे होंगे। यहाँ उन्होंने धर्म पर विचार किया होगा, जीवन मूल्य की खोज की होगी और संस्कृति का उजाला फैलाया होगा। हमारी संस्कृति आरण्यक संस्कृति रही, लेकिन अब हमने उन पावन वनों को काट डाला है और पशु पक्षियों को खदेड़ दिया है या मार डाला है। धरती के साथ यह कैसा विश्वासघात है। एक आदमी स्नान के लिए आया था। मैंने कहा, नर्मदा कितनी संकरी है। नर्मदा एक धारा है, दूसरी ओंकारेश्वर के पीछे हैं। कहते हैं कावेरी नर्मदा से मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों में अनबन हो गई और कावेरी नर्मदा से अलग हो गई। ओंकारेश्वर के इस ओर है नर्मदा, उस ओर है कावेरी। दोनों फिर मिलती हैं या नहीं। जहां ओंकारेश्वर का टापू खत्म होता है वहीं दोनों फिर मिल जाती हैं। पहले आगमन, फिर बहिर्गमन, अंत में पुनरागमन। बढ़िया कल्पना है। यहाँ बैठे सामने के घाट को देख रहा हूँ। यहाँ से मोर टक्का वहां तक सड़क जाती है, लेकिन हम सड़क से नहीं जाएंगे, नदी के किनारे किनारे जाएंगे। दोपहर को निकले, लेकिन थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि दोपहर को चलकर गलती की। सूरज सामने रहता है, चट्टानें तंदूर की तरह गर्मा गई हैं और श्यामलाल नंगे पांव है, लेकिन भाव तो शायद दहकते अंगारों पर भी चल सकता है। कभी चट्टानों से जूझते, कभी झाड़ी से उलझते, तो कभी सामने तट की पर्वतमाला से आते हवा के झोंकों का आनंद उठाते आगे बढ़ रहे थे। कभी रुक जाते, माथे का पसीना पोंछते और आगे बढ़ते। शाम को मोरटका के खेड़ी घाट पहुंचे। यहाँ नर्मदा पर सड़क का पुल है, पास में रेल का पुल भी है। रात यहीं बिताई। सुबह उठते ही अनिल ने कहा, जरा ऊपर देखिए। मध्य आकाश में चांद था। मैंने कहा, सूरज के हिसाब से अभी सवेरा है, लेकिन चांद के हिसाब से अभी दोपहर है। अनिल के लिए यह भले ही विस्मय की बात हो, पर मैं तो चांद के एक से एक करतब देख चुका हूँ। कभी पूर्ण कुंभ तो कभी बारीक रेखा, उसका बांकपन कभी सीधा तो कभी उल्टा, कभी घटता तो कभी बढ़ता, कभी निकलते ही डूबने की तैयारी तो कभी आधी रात को गायब और भरी दोपहर की हाजिर। क्या कहना इस मनमौजी का। चांद जब यह सब कर सकता है तो एक करतब उसे और दिखाना था। सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण पूर्व और पश्चिम दिशाओं की छटा देखते ही बनती है। उपेक्षित रह जाते हैं उत्तर और दक्षिण। क्या ही अच्छा होता अगर चांद उत्तर में निकलता और दक्षिण में डूबता। चंद्र का ऐसा अपूर्व उदय देखकर सूरज भी निरुत्तर रह जाता।
यहाँ से रास्ता आसान है, झाड़ी खत्म। रात को मुख बावड़ी में रहे, सुबह चल दिए। थोड़ी देर में कांकरिया पहुंचे। नदी तट पर एक खंडहर सी धर्मशाला थी। ऊपर छप्पर नहीं था, खिड़की में पल्ले नहीं थे। खिड़की के इस फ्रेम में से पनिहारी ने ऐसी दिख रही थी मानो मैं रंगीन टीवी देख रहा हूं। दोपहर को रावेर पहुंचे। यहाँ नदी तट पर पेशवा का स्मारक है। वहीं एक पेड़ के नीचे खाना बनाया। जब तक झाड़ी में थे ईंधन की कोई कमी न थी, लेकिन अब लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया है। थोड़ी बहुत मिली, बाकी में दूर किनारे से ढूंढ लाया। शाम को बकाबा पहुंचे। वहां नदी किनारे एक चबूतरा था। आज का रात्रि विश्राम इसी चबूतरे पर था। यहाँ से एक संकरी पथरीली सड़क नर्मदा के मध्य तक चली गई थी। स्वच्छ पानी भरने के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी, इसलिए यहाँ पनिहारनों की भीड़ लगी रहती थी। जल की सतह से जरा से उठे हुए इस जनपद से आती पनिहारने जलपरी सी लग रही थी। लेकिन ये कोई जलपरियां नहीं थी, ये थी श्रम बालाएं, कठोर श्रम करती ग्राम्य नारियां। लेकिन यह श्रम ऐसा था जो खेल बन गया था। हंसी किलकली ठिठोली करती स्वस्थ नारियों को अनुभव ही नहीं हो रहा था कि उनके सिर पर भारी बोझ रखा हुआ है। वे नंगे पैर हैं और नीचे उबड़ खाबड़ पत्थर हैं। वे ऐसे जा रही थी जैसे शहर की लड़कियां पिकनिक को जाती हैं। श्रम का यह कैसा उत्सव है, नित्य उत्सव। सवेरे इस छोटे से गांव से विदा लेते समय इस पावन दृश्य को मैंने मुड़ मुड़ कर देखा। आगे पड़ा मर्दाना। यह गांव कुछ बड़ा है, दो एक दुकानें भी हैं। अनिल और श्यामलाल सौदा लेने लगे। मैं दूर खड़ा था। वहां एक वृद्ध बैठे थे। उन्होंने कहा, आप खरीद क्यों रहे हैं? मेरे यहाँ सदाव्रत दिया जाता है, चलिए। तुला तुलाया सौदा वापस करना पड़ा। यह सदाव्रत कब से चल रहा है? 75 साल पहले मेरा जन्म हुआ। इस खुशी में मेरे पिता ने यह शुरू किया था जो आज तक चला आ रहा है। मैंने अपनी जमीन चारों बेटों में बांट दी है, लेकिन 2 एकड़ जमीन सदाव्रत के लिए अलग रख दी है। मैं नहीं रहूंगा, पर सदाव्रत रहेगा। जिंदगी तो कुल एक पीढ़ी भर की होती है, पर नेक काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है।